पिछले 1 घंटे से मैं बाजार में घूम रहा था। मैंने बाजार से कुछ भी नहीं लेना था। बस घर में बैठा बोर हो रहा था। सोचा था कि बाजार का चक्कर लगाता हूँ, जरा दिल बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। बाजार में मर्दों की निस्बत औरतों का बहुत रश था। वहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत औरत थी। मैं एक औरत की तरफ देख ही रहा था कि इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो इस तरह चिल्ला रही थी जैसे इसे बिजली का झटका लगा। इस औरत ने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वो मुझे मुक्के मारती जा रही थी और शोर मचाकर इन सबको इकट्ठा कर लिया था। अब जो मेरे साथ हो रहा था वो सब मेरी समझ से बाहर था। हालांकि मैंने तो इस औरत को छेड़ा भी नहीं था। बहुत से लोग इस औरत की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। वो औरत चीख चीख कर सबको कह रही थी कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत गंदी बात की है। इसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी और सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगता था आज मैं यहाँ से ज्यादा बच कर नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि वो लोग मुझे मार मार कर मेरी जान निकाल देते, एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर सबको पीछे हटा दिया था। वो बुजुर्ग बहुत ही रौबदार शख्सियत का मालिक था। वो कहने लगा, मैं इसी इलाके का एसएचओ हूँ और ये औरत झूठ बोल रही है। ये औरत आदि मुजरिम है। ये बाजार में ऐसे ही राह चलते किसी भी मर्द पर इल्जाम लगा देती है और फिर बाद में सुलह के लिए पैसे लेती है। बुजुर्ग की ये बात कहनी थी कि वो औरत जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था वो अचानक से गायब हो गई। सब लोग उसे देख रहे थे मगर वो ऐसे गायब हुई कि दोबारा नजर न आई। इस बुजुर्ग ने मुझे जमीन से उठाकर स्टूल पर बिठाया और फिर मुझे एक पानी की बोतल लाकर दी। शुक्र है मुझे इतनी चोटें नहीं आई थी। बहुत से लोग मुझसे माजरत भी कर रहे थे कि इनसे गलती हो गई है, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ ही देर में सब लोग जा चुके थे मगर वो बुजुर्ग इंसान मेरे पास ही खड़ा था। वो अब जिद कर रहा था कि मैं इनके साथ इनके घर चलूं और एक कप चाय का पीऊं। इस इंसान ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इनकार न कर सका और इसके साथ इसके घर चला गया। वो गाड़ी में बिठाकर मुझे अपने घर ले गया। रास्ते में इस बुजुर्ग ने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर हयातुल्लाह बताया था। जब मैं इसके घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत ही हसीन और जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खुलते ही मेरी आंखें इस लड़की से चार हो गई थी। मैं भी इसे देखे बिना रह नहीं पाया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी देखता इसे देखता ही रह जाता। मैंने एकदम अपनी नजरें झुका ली थी। नहीं चाहता था कि बूढ़े पर मेरा गलत असर पड़े, लेकिन वो लड़की मुझे फिर भी गहरी नजर से देख रही थी। मैं इसकी नजरों के इशारे में घर के अंदर दाखिल हो गया। इस बूढ़े ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, जाओ इस मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, चाय पानी का इंतजाम करो। इस बूढ़े आदमी ने लड़की को ये कहकर भेज दिया था, जबकि मेरे दिल में वो पूरी तरह घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल ही दिल में कोसने लगा कि अब तो इस आदमी के घर आकर इसकी बेटी पर नजरें जमा रहा है। क्या सोचेगा ये इंसान। लेकिन फिर अजीब बात हुई। इस बूढ़े आदमी ने मुझे हद से ज्यादा बेतकल्लुफी दिखाना शुरू कर दी। कहने लगा, तुम खुद को मेरे घर के फर्द ही समझो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। बूढ़ा पुरस्कार मुस्कुराहट लिए मुझसे ये सारी बातें बता रहा था। 10 मिनट के बाद इसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नजरें बेख्तियार इसकी जानब उठ गई। बूढ़े ने भी जरा भी गुस्सा नहीं दिखाया। वो भी मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुझे लगा बूढ़ा मुझे अपने दामाद बनाना चाहता है। और फिर अगली बात जो उसने की वो हैरत अंगेज थी। वो बोला कि बेटे, मैं अपनी बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ, लड़का ढूंढ रहा हूँ। लड़का शरीफ होना चाहिए। मुझे कई अरसे से अपने लिए एक शरीफ और नेक फितरत दामाद की तलाश थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं तो अपनी जगह से उछल पड़ा था। जी, मैं आपकी बात नहीं समझा, मैंने परेशानी से पूछा था। वो कहने लगा कि बेटा, इतने समझदार तो तुम भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरती तो तुम इसकी देख ही चुके हो। अगर तुम इससे शादी कर लोगे और मेरे इस घर में मेरे साथ रहोगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। दरअसल मैं जवानी में तो बहुत ताकतवर शख्सियत का मालिक था, मुझे किसी का डर नहीं था। मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ताकत को जंग लगने लगा है। मैं जानता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा। मैं बूढ़े आदमी की बात समझ गया था। वो मुझे घर दामाद बनाने का कह रहा था। मैंने कहा, अब मेरे लिए काबिल एहतराम है और थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। आजकल कोई भी हक और सच का साथ नहीं देता। वो सच के साथ खड़ा हो सके, पर आपने मुझे हैरान कर दिया।
आप यकीनन एक बहादुर शख्सियत के मालिक हैं। आपकी बेटी भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मुझे इस पर भी कोई इतराज़ नहीं है कि मैं आपका दामाद बनूं। पर मेरे माँ बाप सरगोदा में रहते हैं। आप यहाँ फैसलाबाद में। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, पर मुस्तकिल तौर पर आपके पास रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरे माँ बाप का भी मैं एक इकलौता ही सहारा हूँ। मेरे दो भाई और भी हैं, पर वो छोटे हैं। अभी वो इनकी कफालत करने के काबिल नहीं हुए। मेरी बात सुनकर बूढ़ा जोरदार कहकर लगाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बेटा, ये भी कोई तकल्लुफ वाली बात है। पर मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पसंद आई है। तुमने हेर फेर से काम नहीं लिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब। तुम ही मेरे दामाद बनोगे। मैं ऐसे ही किसी लड़के की तलाश में था। मेरी बेटी बहुत अनजान और मासूम सी है। जानते हो कि आजकल मासूम लड़कियों का जमाना नहीं है। तुम तो देख ही चुके हो कि बाजार में मौजूद औरत ने कितना बड़ा जाल बिछाकर तुम्हें फांसने की कोशिश की। बस ऐसी ही औरतें आजकल मर्दों के दिलों में घर कर रही हैं। मेरी मासूम बच्ची से कौन शादी करेगा? अगर इसने शादी कर भी ली और आगे से इसे कोई चालाक लड़का मिल गया, ये बेचारी 2 दिन भी वहां गुजारा नहीं कर सकेगी। ये बात सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। मैं सोचने लगा कि ये घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। लड़की भी खूबसूरत है। इसका बाप भी इंस्पेक्टर है। ऐसे लोगों को तो कई लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं। फिर भला वो एक अनजान लड़के पर भरोसा करके इसे अपनी बेटी क्यों देना चाहता है? ये बात मेरी समझ से बाहर थी। पर वो जैसा कह रहा था कि इसकी बेटी मासूम है, मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही है तो हो सकता है वो आदमी अभी तक किसी पर भरोसा न कर पाया हो। कहते हैं कुछ लोगों की नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है। हो सकता है इसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। ये बातें मैं अपने दिल में ही कर रहा था। फिर मैं ये भी जानता था कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। जो ये आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। बूढ़े आदमी से गपशप करने के बाद मैं इसके घर से चला आया। अपने घर आकर मैंने अपने अम्मा अब्बा को बड़े किस्से गढ़कर सुनाए और कहा कि वो आदमी वहाँ बहुत ही इज्जतदार माना जाता है। इसकी अपनी बहुत बड़ी कोठी है और वो फैसलाबाद के नामी ग्रामी खानदानों में इसका नाम शामिल होता है। मेरी ईमानदारी पसंद आने की वजह से वो मेरी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहता है। मेरे माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए। बोले कि बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तेदार हमें वैसे भी भाव नहीं देते। वो तो हमारी गुर्बत की वजह से हमसे नफरत करते हैं। तुम वहाँ एक छोटी सी जॉब करते हो। अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें अपना घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तुम हमें हर महीने के पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे वालिदैन की आंखें पैसे देखकर चमक गई थी। उन्हें लग रहा था कि एक अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एसपी साहब के तल्लुकात भी बहुत काम आएंगे। अम्मा पापा की सोच में समझ चुका था, पर मैं ये नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है वो कितनी ही अजीब, मकार और अयार औरत होगी। मैं इस बारे में बिल्कुल भी आगाह नहीं था कि वो कैसे घिनौने चेहरे की मालिक होगी। बज़ाहिर वो बहुत खूबसूरत और मासूम नजर आती थी। इसकी अदाएं ऐसी थी कि कोई भी मर्द इसे देखकर फिदा हो जाए। बूढ़े ने जो कुछ कहा था वो लड़की तो इससे मुतजाद लग रही थी, पर चूंकि वो खुद एक ईमानदार इंसान लगता था तो मैंने इस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया था। एक हफ्ते के अंदर एसपी हयातुल्लाह की बेटी साइमा मेरी मनकूहा बन चुकी थी। पर शादी से पहले वाकयात अजीब व गरीब थे। एसपी साहब ने मुझे इससे बात करने की इजाज़त नहीं दी कि मैं इसके बारे में आसपास के लोगों से तफ्तीश करूं। इनका कहना था, तुम्हें दामाद बनाने का मकसद ही यही है कि तुम मेरे बेटे बनकर रहो। और भला बेटा बाप के बारे में तफ्तीश करता अच्छा लगेगा क्या? मैं इनकी बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि जो भी करने का इरादा करता इनके कहने पर तर्क कर देता। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इस वक्त मैं बहुत ही छोटी और मामूली सी जॉब कर रहा था। खाने पीने के पैसे भी कम हो जाते थे। एसपी साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी अच्छी जगह लगवाने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। खैर, मेरी शादी सामा बिनते हयातुल्लाह से हो गई। मैं खुद को इस वक्त दुनिया को खुशकिस्मत तरीन इंसान में महसूस कर रहा था। सायमा बहुत हसीन लग रही थी। शादी में इसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने बहुत से ख्वाब देख लिए थे कि शादी के बाद एसपी साहब के घर रहकर ऐश करूंगा। मगर शादी के बाद एसपी साहब का रवैया तब्दील हो गया। रुखसती के वक्त वो कहने लगे कि बेटे, पहले मैंने तुम्हें घर दामाद ही कहा
کہا تھا، پر اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سائمہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے کہا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں نے ماں باپ کو شادی سے تقریباً ایک دن پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ سائمہ ہمارے ساتھ سرگودا میں رہے گی۔ میرے ایس پی صاحب سے بھی اچھے تعلقات تھے جنہیں میں بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سائمہ کو رخصت کر کے میں اپنے گھر لے آیا۔ سائمہ فیصل آباد کو بہت یاد کر رہی تھی۔ راستہ بھر وہ روتی رہی، کہنے لگی مجھے اپنا شہر بہت عزیز تھا۔ بابا نے نہ جانے کیوں مجھے آپ کے ساتھ سرگودا بھیج دیا۔ اس کا رونا دھونا دیکھ کر مجھے بھی افسوس آ رہا تھا۔ شاید ایس پی صاحب اپنی اولاد کو مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ بہرحال مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کے گھر سے آنے کے بعد سائمہ بہت پریشان تھی۔ شادی والی رات اس نے رو رو کر اپنا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس نے رو رو کر خود کی حالت خراب کر لی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ نئے ماحول میں اچھی طرح گھل مل جائے، اس کے بعد ہم اپنے رشتے کا آغاز کریں گے، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا سائمہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے سائمہ کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ پھر میں واپس کمرے میں آیا تو دیکھا سائمہ ادھر ہی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا جو وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا، تم کدھر گئی تھی؟ بولی کہ میں غسل خانے میں تھی۔ دراصل مجھے نہاتے ہوئے بہت دیر لگی تھی۔ میں حیران ہوا تھا کہ اس نے نہانے میں اتنی دیر کیوں لگا دی۔ پھر وہ اپنا موبائل بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ سائمہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اسے مذاق کے انداز میں کہا تھا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا دماغ خراب ہے؟ سائمہ نے آنکھیں چڑھاتے ہوئے کہا، تو میں ڈر گیا۔ شاید اس کا مذاق کا موڈ نہیں تھا۔ امیر باپ کی بیٹی کو بیاہ کر گھر میں لانا بھی مجھ جیسے غریب کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میں چپ ہو گیا، جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کی ڈانٹ پر سہم جاتا ہے۔ کمرے سے باہر آیا تو ماں باپ میرا انتظار کر رہے تھے اور وہ کچھ پریشان بھی لگ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب میری نوکری بہت اچھی جگہ لگ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری نوکری کی فکر ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے مجھے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر خاموش ہو گئے۔ اتنے میں سائمہ باہر آ گئی۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ شام تک وقت کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا خیال تھا کہ آج سائمہ سے اپنے دل کی باتیں کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو مجھے کیسا محسوس ہوا تھا۔ پر ایسا کہیں ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سائمہ مجھ سے دور دور جا رہی تھی۔ میں جتنی کوشش کرتا کہ اسے پاس بلاؤں، وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہو جاتی۔ پھر میں نے سائمہ سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے کہا، سائمہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اور بس پھر کیا تھا؟ سائمہ نے وہ رات بھی روتے ہوئے گزار دی۔ مجھے بہت برا لگا اور بہت عجیب لگا۔ کیا سائمہ مجھ سے شادی کے لیے خوش نہیں تھی؟ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا۔ ادھر مجھے ایس پی صاحب کے فون پر فون آ رہے تھے۔ بیٹا، میری بچی کا خیال رکھنا، وہ بہت نازک دل کی مالک ہے۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ مرجھا جائے گی۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے اپنی بیٹی بہت عزیز ہے۔ وہ باتوں باتوں میں یہ جتا رہے تھے کہ اگر تم نے میری بیٹی کا خیال نہیں رکھا تو میں تم پر سے دست شفقت کا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں خاموش ہو گیا تھا، سوائے اپنی تذلیل کروانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کو اندر کی بات میں نہیں بتا سکتا تھا۔ ان کی بیٹی تو مجھے شوہر کا درجہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی اس دن ایک عجیب بات ہوئی۔ مجھے ایس پی صاحب کا فون آ گیا۔ کہنے لگے، بیٹا، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اگر تم فیصل آباد آ سکو تو اچھا ہوگا۔ میں نے کہا، میں ضرور آؤں گا، لیکن سائمہ میرے ساتھ آنے کو تیار نہیں۔ وہ بولے کہ چل تم بے شک سائمہ کو وہیں چھوڑ کر آ جاؤ۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ تم فیصل آباد کیوں نہیں جانا چاہتی؟ وہ کہنے لگی، دراصل فیصل آباد جا کر میرا دل پھر ابا کے ساتھ لگ جائے گا، واپس آنے کا دل نہیں کرے گا۔ میں حیران تھا کہ ایک دن میں ایسا کیا ہوا کہ سائمہ کا موڈ یکدم بدل گیا۔ اب وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس سے زیادہ خوش کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ بار بار مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی، لیکن ابھی بھی اس نے وہ دوری برقرار رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں قائم ہوا تھا۔ میں نے کہا، سائمہ تم میرے ساتھ چلو۔ سائمہ بولی، آپ چلے جائیں، ابا مجھ سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔
मैं हैरान था कि कल तक तो साइमा अपने बाप की याद में बुरी तरह रो रही थी और आज वो मुझे कह रही है कि मैं इसके बाप से मिलकर आ जाऊं। मैं खामोश हो गया। फिर मेरा दिल कह रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है। इधर मेरे अम्मा अब्बा का रवैया भी मशकूक था। खैर मैं एसपी साहब से बात करने इनसे मिलने के लिए फैसलाबाद तक आ गया। मैं एसपी साहब के घर गया तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ कि आप मुझे हकीकत बता दें। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थी। मैं इनसे इनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। एसपी साहब नजरें झुकाए अपने कमरे में बैठे परेशान दिख रहे थे। वो कहने लगे, बेटा क्या बताऊं, बाज़ औक़ात औलाद अपने माँ बाप का सर झुका कर रख देती है और वो चाह कर भी अपने औलाद के लिए खुशियां नहीं लिख सकते। मैं चुप करके रह गया। साइमा ने ऐसी क्या हरकत की कि एसपी साहब का सर झुक गया था। तब उन्होंने जो दास्तान मेरे सामने रखी उसे सुनकर तो मुझे खुद पर पछतावा होने लगा था। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया, मैं सोचने लगा। खैर उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। बेटा, मेरी बीवी आज से तकरीबन 15 साल पहले फोत हो चुकी थी। वो मेरे बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को ही छोड़ गई थी, पर मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बीवी एक ऐसे खानदान से थी जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं थी। उनका ये कहना था कि ये बाजारी औरत है, पर वो मेरी बीवी बहुत नेक थी। मैंने अपनी बीवी पर भरोसा किया था और उसे ऐसे ही बाजार से उठाकर इज्जत की जिंदगी दी थी। मैंने अपनी बीवी के लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया था और वो भी मुझसे खुश थी, पर इसके मरने के बाद मुझे कुछ अजीब बातें पता चली। इनमें से एक बात यह भी थी कि मेरी बीवी के राब्ते अभी तक इस बाजार से थे और यह भी कि वो अपनी बेटी को भी इस बाजार की हवा लगा चुकी थी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हुआ था। मेरी बीवी से मैं नाराज हुआ था, मगर वो मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली गई। हमारे दरमियान जो भी था वो खत्म हो चुका था और फिर इसके चले जाने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया था। मैं माँ बनकर इसे पालता या बाप बनकर मैं इसे शफकत भी देता, सख्ती भी करता था, पर इसके बावजूद भी मोहल्ले से मेरी बेटी की शिकायतें आने लगी। मैंने सोचा अपनी बेटी की शादी कर दूं, पर जैसे ही मैं रिश्ता तय करने की कोशिश करता, मोहल्ले का एक लफंगा लड़का आकर मेरी राह में खड़ा हो जाता। वो लड़का मेरी बेटी से मोहब्बत का दावेदार था, पर यकीन करो वो लड़का एक नंबर का लफंगा था और मैं इसके बारे में अच्छे से जानता था। बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता था जो सिर्फ इसके पैसे और शान के पीछे इससे शादी करना चाह रहा था। फिर वो लड़का भी मेरे लिए गले की हड्डी बन गया। बेटा सच बताऊं तो मैं किसी थाने में एसपी भी नहीं हूँ। दरअसल मेरे मरहूम अब्बा जी एसपी के ओहदे पर फायज थे। इसके बाद यहाँ के लोग मुझे वही दर्जा देते हैं। फिर मैं सरकारी तौर पर मुलाजिम नहीं हूँ। मैंने कारोबार करके पैसा कमाया है। अब बुढ़ापे में मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक तो मेरा बेटा नहीं है और जो बेटी है वो भी किसी की झूठी बातों में आकर इसके साथ भागने का फैसला कर चुकी थी। जब मैंने इसे रोकर तुम्हारे साथ ब्याह दिया तो मुझे ईमानदार लगे थे। बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच और हकीकत को छुपाया था, लेकिन एक बात के लिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को बेआराम मत करना। इसके साथ हमेशा अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा कि तुमने मेरा मान नहीं रखा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा तो दिमाग खोलने लगा था, पर इसकी शराफत की वजह से मैं खामोश हो गया और अब जो तलक मेरा बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वहां से वापस चला आया। घर आकर जो मैंने मंजर देखा मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी था। मेरी बीवी को मेरे अम्मा अब्बा ने इसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। अम्मा अब्बा कहने लगे, ये लड़की तो आधी मुजरिम लगती है। मैं समझ गया था कि इसे किस चीज़ की आदत है। मैं जानता था कि इसे ठीक कैसे करना है, पर मैंने हिम्मत की और इस बूढ़े आदमी का मान रखा। मैंने उसे इसके बाप की बताई हुई सारी कहानी सुनाई। साइमा का सर भी निदामत से झुक चुका था। इस दिन के बाद इसने ऐसी कोई बदकिरदारी वाली हरकत नहीं की। अब शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर मेरी इज्जत करने लगी थी। इसीलिए मैं कहता हूँ और यकीन भी रखता हूँ कि औरत को यकीन, प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती है। इस बुजुर्ग ने नेकी करके मेरी जान बचाई थी। मैंने भी इस बुजुर्ग की इज्जत रखी और साइमा को सीधे रास्ते पर ले आया। इस समय मुझे 3 माह का अरसा लग गया था। अब मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और इसने भी अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली है। बेशक वो माफ़ करने वाला और बड़ा गफूर और रहीम है।